हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को आपको सभी को हल कर लेना है परीक्षा से पहले। तो आप देखेंगे जी, अध्याय 1 है आपकी और पाठ का नाम है विकास, है ना। ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है और कक्षा 10th है ना। सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान में 4 विषय आते हैं: भूगोल, राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र, है ना। तो आप देखेंगे जी, अर्थशास्त्र का चैप्टर है आर्थिक विकास की समझ। इसके आज हम वन लाइनर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है आपका, किसी देश के विकास के 3 संकेतक हैं। यानी किसी देश को विकास को निर्धारित करने के लिए 3 संकेतकों को देखा जाता है। यानी पहला संकेतक है प्रति व्यक्ति आय, यानी उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। और दूसरा है साक्षरता दर, उस देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। और तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं की उपलब्धता, यानी वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। यानी सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बना है? नर्मदा नदी पर। और सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में? गुजरात में बना हुआ है जी, नर्मदा नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति के साथ ही समानता एवं स्वतंत्रता भी है। यानी विकास तभी माना जाएगा उस देश का जब आर्थिक प्रगति के साथ में समानता एवं स्वतंत्रता वहाँ के लोगों के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के विकास की तुलना का एक प्रमुख आधार है प्रति व्यक्ति आय। यानी किसी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है? उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों की तुलना का एक आधार औसत साक्षरता दर है। यानी एक प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ में औसत साक्षरता वहाँ की क्या है, इसको भी देखा जाता है। यानी कि विभिन्न देशों के विकास की तुलना का एक अन्य आधार क्या है? औसत साक्षरता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता उसके विकसित या अविकसित होने को दर्शाता है। यानी वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हैं तो वो देश कैसा कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं तो वो अविकसित कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। यानी कि इसका सूत्र है प्रति व्यक्ति आय का। यानी सबसे पहले ऊपर यहाँ पर देश की कुल आय यानी कुल राष्ट्रीय आय को यहाँ पर रखा जाता है और इसके बाद में बटे में आप देखेंगे देश की कुल जनसंख्या का क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। तो इसका फार्मूला है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे में देश की कुल जनसंख्या। अब देखेंगे इसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं। ये देखिए, उच्च आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? यानी कि जो समृद्ध देश होते हैं उनकी US डॉलर, ये डॉलर का संकेत है, 49,300 प्रति व्यक्ति या इससे अधिक होती है ना, प्रति वर्ष में माना गया जी। यानी उच्च आय वाले देश की US डॉलर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? 49,300। और हमारा देश है मध्यम आय वाला देश है भारत, इसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? US डॉलर 6,700, है ना। और इसके बाद में निम्न आय वाले जो गरीब देश होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? US डॉलर का संकेत है 2,500 या उससे कम होती है ना। तो समृद्ध देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? 49,300 US डॉलर, है ना। और हमारा देश है मध्यम आय वाला है, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है?
US डॉलर 6,700 है ना। और निम्न आय यानी गरीब आय, गरीब देश होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, US डॉलर 2,500 या इससे कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना, आय की तुलना के लिए उसकी गणना डॉलर में की जाती है। यानी विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने के लिए सभी देशों की आय की गणना किस में करते हैं, डॉलर में। तो डॉलर का आप देख सकते हैं ये संकेत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वह देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में US डॉलर 49,300 प्रति वर्ष प्रति वर्ष या अधिक है, वह समृद्ध देशों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि विश्व बैंक, आप देखेंगे विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में US डॉलर, आप देख सकते हैं ये डॉलर का संकेत है, 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, वह समृद्ध देशों की श्रेणी में आते हैं। यानी वो कैसे देश कहलाते हैं, समृद्ध यानी धनी देश। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका भारत मध्य आय वर्ग वाला देशों की श्रेणी में आता है। यानी हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो US डॉलर, ये डॉलर का संकेत है, US डॉलर 6,700 है ना। जो हमारा देश है वो मध्यम आय वाला देश है। और जिन देशों की आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 2,500 या इससे कम होती है, वो निम्न आय वाला या गरीब देश कहलाता है। ठीक है, तो समृद्ध देश की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है डॉलर में 49,300, और मध्यम हमारा देश है मध्यम आय, हमारे देश की कितनी है 6,700 US डॉलर। और जो निम्न आय वाले देश होते हैं उनकी कितनी होती है 2,500 या इससे कम, है ना। इसके बाद नेक्स्ट नीचे लेते हैं अगला प्रश्न है आपका शिशु मृत्यु दर, है ना। किसी देश में जन्मे प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पूर्व मृत होने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी किसी वर्ष में 1,000 बच्चों ने जन्म लिया और उनमें से एक वर्ष की आयु पूरे करने से पहले कुछ बच्चे क्या मृत हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 वर्ष या अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है ना। यानी कि वह व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो, वह किसी भाषा में पढ़ना लिखना उनको आता हो, तो वो क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। यानी सबसे धनी राज्य हमारा भारत का कौन सा, हरियाणा है। और सबसे गरीब राज्य हमारा कौन सा है, बिहार है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। यानी सबसे पढ़ा लिखा कौन सा है, केरल। यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, बिहार में। अगला क्वेश्चन है केरल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त सुविधाएं हैं, अतः यहाँ शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम है। यानी सबसे शिशु मृत्यु दर के बारे में यदि हम जानें तो हमारे केरल राज्य की सबसे शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है HDI। HDI का मतलब होता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसमें देखिए HDI के प्रमुख सूचक हैं प्रति व्यक्ति आय, दूसरा जीवन प्रत्याशा और तीसरा है औसत साक्षरता दर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन है। यानी भूमिगत जो भूमि के अंदर जल भरा होता है वो कैसा है, नवीकरण। नवीकरण क्या होता है, जिनका हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। यानी कौन करता है, पुनः पूर्ति, पुनः माने दोबारा
प्रकृति करती है। अगला क्वेश्चन है, कच्चा तेल गैर नवीकरणीय संसाधन है। यानी कच्चा तेल क्या होता है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, गैर नवीकरणीय संसाधन वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। यानी इनके वर्षों के प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत कच्चे तेल का आयातक है। ये आयात माने क्या होता है? दूसरे देशों से मंगाता है, ठीक है, कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन धारणी विकास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करना धारणी विकास कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का सांख्यिकी अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है। यानी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना किसका दायित्व होता है? सरकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों, कारखानों, परिवहन के साधनों का धुआं है। यानी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? उद्योगों से निकला हुआ, कारखानों से निकला हुआ, परिवहन से निकला हुआ धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, आणविक संरचनाओं में परिवर्तन विकास के साथ ही पर्यावरण की क्षति का कारण भी है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी प्रकाशित करता है। यानी मानव विकास रिपोर्ट ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मानव विकास कौन सी संस्था जारी करता है? यूएनडीपी प्रकाशित करता है। आप देखेंगे अगला है आपका यूएनडीपी का पूर्ण रूप है। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये मानव विकास रिपोर्ट कौन करता है? यूएनडीपी। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसका पूर्ण रूप, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा चैप्टर लेते हैं हम। देखिए दूसरा चैप्टर है आपका अध्याय 2 है जी, और पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें देखिए इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का विभिन्न आर्थिक गतिविधि के आधार पर वर्गीकरण। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला क्षेत्रक क्या होता है? क्षेत्रक लिखा हुआ है जी, और एक गतिविधि। कौन कौन सी गतिविधियां पहले क्षेत्रक में, प्रथम क्षेत्रक में आती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक, इसको हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं? कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, बहुत सारे गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। इसकी परिभाषा क्या करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी आती है? विनिर्माण, यानी विनिर्माण माने सभी प्रकार के उद्योग। गन्ने से चीनी का निर्माण, यानी गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से सूत काटना, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या करेंगे? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। इसमें देखिए द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अगला है आपका तृतीय क्षेत्रक। इनमें कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं? सभी प्रकार की सेवाएं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संचार, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, शैक्षिक आदि। ये सभी प्रकार की सेवाएं तृतीय क्षेत्र की। इसकी परिभाषा क्या करेंगे हम? तृतीय क्षेत्र क्या करता है? ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। ये परिभाषा हो जाएगी इसकी। इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इनके वन करके इसमें देखिए कौन कौन सी गतिविधियां, यानी तीनों क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, कृषि है, डेयरी है, और दूसरा है इसमें द्वितीय क्षेत्र की
विनिर्माण क्षेत्रक या इसको द्रुति क्षेत्रक कहते हैं। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्रुति क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं। इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी उद्योगों में जो वस्तुओं का निर्माण होता है विनिर्माण प्रणाली द्वारा, उसे हम द्रुति क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं। तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है? सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक क्या करता है? प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक गतिविधि है ना। या इसको इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। कौन सा? सेवा क्षेत्रक। अगला प्रश्न है, देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको हम जीडीपी भी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है ना। सकल घरेलू, यह इसमें उत्पाद और जोड़ना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त नाम क्या है? जीडीपी। इसको कहते हैं ग्रॉस। ग्रॉस माने क्या होता है? सकल, है ना। ग्रॉस माने सकल, डोमेस्टिक माने क्या होता है? घरेलू, और प्रोडक्ट माने क्या होता है? उत्पाद। तो इसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी। इसका सकल घरेलू उत्पाद का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक माने घरेलू, ग्रॉस माने सकल, डोमेस्टिक माने घरेलू और प्रोडक्ट माने उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी की दर में काम नहीं मिलता तो उसको क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहलाता है। या हम कह सकते हैं सीधा कि जो व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता, उसको क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, जो व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिले तो मिल सके, उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिए इसमें अगला प्रश्न है आपका, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रक में प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति होती है ना। प्रचंड बेरोजगारी को क्या कहते हैं? हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लगेंगे? प्रचंड बेरोजगारी की किसी कृषि कार्य में क्षमता से अधिक लोगों का लगा होना, है ना, प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है। इसको हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं और अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। और ये छिपी बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक तो प्रचंड बेरोजगारी और एक होती है मौसमी बेरोजगारी। जब किसान को कुछ मौसम में किसान बैठा रहता है, यानी कुछ में तो काम मिल जाता है, कुछ मौसम में किसान बैठा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रचंड बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है, यानी प्रचंड बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? और छिपी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, शहरों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी होती है, यानी शहरों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ, इसको हम मनरेगा भी कहते हैं, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, नियोजन के आधार पर क्षेत्रक का विभाजन, यानी कि नियोजन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नियोजन के आधार पर एक तो संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक क्या होते हैं? सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी सरकार के स्वामित्व में होते हैं। दूसरा है असंगठित क्षेत्रक, ये सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ क्या है इसमें कभी कभी अंतर पूछ लेते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर बताइए। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, पहला। असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? ये सरकार नियंत्रण से बाहर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें संगठित क्षेत्र में रोजगार कैसा होता है? नियमित होता है। तो असंगठित क्षेत्र में रोजगार कैसा होता है? अनियमित होता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र में आप देखेंगे सवैतनिक अवकाश की पात्रता होती है, असंगठित क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश की पात्रता नहीं होती है। यानी सवैतनिक का मतलब होता है
कि हम अवकाश के दिनों का भी हमें वेतन इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें संगठित क्षेत्र में शामिल की हैं। देखिए संगठित क्षेत्र में क्या होता है, संगठित क्षेत्र के लाभ कौन कौन से होते हैं। पहला इसमें संवैधानिक अवकाश मिलता है, इसमें सेवानुदान मिलता है, और तीसरा चिकित्सीय लाभ मिलता है। ऐसी कोई बीमार हो जाता है तो उसको चिकित्सक अवकाश की पात्रता होती है और पेंशन की भी पात्रता होती है, जो किस में मिलता है, संगठित क्षेत्र में। ठीक है, नियोजन के आधार पर संगठित क्षेत्रों का विभाजन जो ऊपर हम कर चुके हैं। इसका संगठित क्षेत्रक यानी सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और संगठित क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। जो ऊपर भी ये बिल्कुल सेम है जी। संगठित माने क्या होता है, सरकार के स्वामित्व में होते हैं, और असंगठित सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। अब इसमें देखिए कुछ संगठित और असंगठित क्षेत्रों के विवरण इसमें दिए गए हैं। प्रमुख उपक्रम और स्वामित्व, यानी कि रेलवे आप देखेंगे, रेलवे किसके स्वामित्व में, सार्वजनिक क्षेत्रक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सरकार के स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। दूसरा है डाकघर, ये भी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक। ये भी क्या होते हैं, सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी इन पे सरकार का स्वामित्व होता है। अगला है टिस्को आप देखेंगे, टिस्को क्या है, निजी क्षेत्रक है। ठीक है, और रिलायंस भी क्या है, ये भी निजी क्षेत्रक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। इस वीडियो में चारों पार्टों को मैं सम्मिलित कर रहा हूँ। इसमें देखिए टोटल 4 पार्ट हैं, तो इस वीडियो में चारों पार्टों को मैं सम्मिलित कर रहा हूँ। यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अध्याय 3 है आपका, और पार्ट का नाम मुद्रा और साख। इसमें देखिए ये सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है, लेकिन काय का ये अर्थशास्त्र का, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें भी वन लाइनर वाले प्रश्नों को हल कर रहे हैं हम। तो इसमें देखिए मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या होती है, पैसा, यानी जब हम कोई वस्तु लेने जाते हैं, बाजार से क्रय करते हैं, तो उसमें हमें किसकी जरूरत होती है, मुद्रा की। ठीक है, मुद्रा क्या होती है, विनिमय का भाव। विनिमय का माने हम वस्तुओं को इसके बाजार से हम दुकानदार को क्या देते हैं, मुद्रा देते हैं, और उसके बदले हमें क्या देता है, वो वस्तु देता है। तो मुद्रा का है, विनिमय का माध्यम है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वस्तुओं व सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक है। यानी मुद्रा से क्या होता है, मुद्रा यानी पैसा। वस्तु खरीदते हैं हम, और सेवाएं खरीदते हैं। सेवाएं ऐसे हमें कहीं ट्रेन से या बस से सफ़र करना है, तो उसमें क्या करते हैं, हम टिकट लेते हैं उसका, तो वो सेवाएं हो गई। ठीक है, तो मुद्रा वस्तुओं व सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। यानी मुद्रा जब नहीं चलती थी, उससे पहले क्या है, लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, है ना। यानी वस्तुओं को अदला बदली करके अपना काम उस समय चलाते थे, जब मुद्रा चलन में नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी वस्तु बदले में क्या हो, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु बदल लेना, तो उसको कहते हैं विनिमय का माध्यम था। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत करती है। यानी किसी देश की सरकार ही मुद्रा माने क्या होता है, रुपया को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, आप देखेंगे भारतीय रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आरबीआई कहते हैं, करेंसी नोट जारी करता है ना। यानी करेंसी नोट कौन छापता है, आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, और भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की मुद्रा
भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न देशों की मुद्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न माने क्या होता है? अलग अलग, यानी अलग अलग देशों की मुद्राएं क्या है? अलग अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है। ठीक है, प्राथमिक कार्य क्या है मुद्रा का? विनिमय का माध्यम। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है, यानी बैंकों में जो हम धन जमा करते हैं उसको क्या कहते हैं? मांग के अनुसार कभी भी निकाला जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? मांग जमा कहा जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य। व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? धन जमा करना और ऋण प्रदान करना, यानी धन जमा, लोगों का पैसा जमा करना, और दूसरा है ऋण, यानी लोगों को उधार पैसा देना, यानी ऋण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है, यानी नोटबंदी, यानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवंबर 2016 में 500 एवं 1000 के नोटों को विमुद्रीकृत किया गया था, यानी नोटबंदी की गई थी 8 नवंबर 2016 को। आपने देखी होगी ये तो, यानी भारत में 8 नवंबर 2016 में 500 एवं 1000 के नोटों को विमुद्रीकृतकरण किया गया था, यानी कि नोटबंदी। अगला क्वेश्चन है, चेक का प्रयोग स्थगित भुगतान हेतु किया जाता है, यानी चेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्थगित भुगतान के लिए किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऋण के स्रोत, यानी जब ऋण क्या होता है? जब हम पैसा किसी से उधार लेते हैं उसको हम ऋण कहते हैं। तो ऋण के स्रोत कौन कौन से स्रोतों से हम पैसा उधार लेते हैं? एक तो होते हैं औपचारिक क्षेत्रक, है ना, और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्रक, यानी कि ऋण के स्रोत दो होते हैं, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक। अब देखिए औपचारिक क्षेत्रों में आप देखेंगे, अगला प्रश्न है औपचारिक क्षेत्रक ऋणदाता। ऋणदाता माने कि ऋण यानी पैसा देने वाला। ठीक है, औपचारिक क्षेत्रों में कौन आता है? बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। ठीक है, और अनौपचारिक क्षेत्रों में कौन आता है? साहूकार, महाजन, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कभी कभी औपचारिक क्षेत्रक में और अनौपचारिक क्षेत्रों में अंतर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो औपचारिक क्षेत्रक में जो ऋण लेते हैं उस पर ब्याज की दर कम होती है। नहीं, पहले तो हम ये देख लेते हैं औपचारिक क्षेत्रक में कौन कौन सा आता है? बैंक और सहकारी समिति आती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? ऋणदाता। ऋणदाता माने क्या होता है? ऋण को देने वाले, पैसा उधार देने वाले। साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, व्यापारी होते हैं, रिश्तेदार से हम पैसा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है, औपचारिक ऋणों पर ब्याज की दर कम होती है और अनौपचारिक ऋणों पर ब्याज की दर अधिक होती है। ठीक है, इसमें औपचारिक ऋण आरबीआई इनकी देखरेख करता है, निगरानी में काम करते हैं औपचारिक ऋण, और अनौपचारिक ऋणों की देखरेख के लिए कोई संस्था नहीं बनी है। ठीक है, तो इसमें 3 अंतर आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक क्षेत्र ऋणदाता। ऋणदाता माने क्या होता है? ऋण देने वाले, पैसा उधार देने वाले की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी? रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र यानी बैंक और सहकारी समितियां की निगरानी कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने वाली कोई संस्था नहीं है। तो इसमें देखिए 3 अंतर या 2 अंतर पूछ सकते हैं, और ये आता है कई बार परीक्षा में, तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए पहले क्या लिखना है आपको? अंतर में क्या लिखेंगे? औपचारिक क्षेत्रक में क्या कौन कौन आते हैं? बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। अनौपचारिक क्षेत्रक में कौन आता है? साहूकार, महाजन, व्यापारी और रिश्तेदार आते हैं, या मालिक हो सकता है। ठीक है, और इसमें औपचारिक क्षेत्रक में ऋण पर ब्याज की दर कम होती है, अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋण पर ब्याज की दर अधिक होती है। और औपचारिक क्षेत्रक ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने की कोई संस्था नहीं है। तो इसमें 3 अंतर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला है,
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह ऋण के स्रोत हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह ऋण के स्रोत हैं, यानी ऋण देते हैं, उधार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह सदस्य छोटी बचतें करते हैं, यानी छोटी छोटी बचत करते हैं, इसके बाद में जो बचत होती है उसको बैंक में वो डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह की बचत जरूरतमंदों को ऋण की सुविधा देती है, यानी जिनको ऋण की जरूरत है, पैसे उधार लेने की जरूरत है, वो स्वयं सहायता समूह इसको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण पर ब्याज दर उच्च होती है, यानी जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं, अनौपचारिक स्रोतों में कौन होते हैं? मालिक है, साहूकार है, महाजन है, व्यापारी है और रिश्तेदार है। इसमें ब्याज की दर क्या होती है? उच्च होती है, यानी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, यानी बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक के स्थापना की उसके संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2006 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दिया गया है ना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पार्ट है आपका अध्याय 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ये 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध है ना, परस्पर क्या संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के आयाम कौन कौन से आयाम? सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। 3 आयाम है वैश्वीकरण के, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है ना, होता है स्वामित्व, ये गलत है इसमें। जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है, यानी ये क्या करती हैं कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसका एक से अधिक देशों में ये उत्पादन करती हैं और उसका क्या होता है? नियंत्रण होता है, नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है। या ऐसे लिख सकते हैं, एक से अधिक देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाते हैं। बहुराष्ट्रीय माने क्या होता है? बहुत से राष्ट्रों में अपना उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है इनका। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का संक्षिप्त रूप क्या है? एमएनसी है, ठीक है, एमएनसी। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना और अधिक लाभ कमाना होता है इनका। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती हैं? बहुत से राष्ट्रों में उत्पादन करती हैं और उत्पादन लागत कम करना और अधिक लाभ कमाना। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में सस्ता श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होती है। यानी जो विकासशील देश होते हैं उसमें सस्ता श्रम, प्राकृतिक संसाधनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी परिसंपत्तियां पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। स्थायी परिसंपत्तियां क्या होती हैं? ऐसे इसमें देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में भूमि, भवन, मशीन आदि स्थायी परिसंपत्तियां हैं। इन पर जो पैसा लगाना, यानी भूमि खरीदना या भवन खरीदना या मशीनरी खरीदना, ये कैसी परिसंपत्तियां? स्थायी परिसंपत्तियां हैं। इन पर जो पैसा व्यय करते हैं उसको क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण के प्रसार में सहायक कौन सी है? सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? WTO। इसको W को मतलब वर्ल्ड और T का मतलब ट्रेड और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व व्यापार संगठन, यानी कि
वर्ल्ड माने विश्व, है ना। ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार, और ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है, संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यानी इसका संगठन, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या, यानी विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों की संख्या लगभग कितनी, 160, लगभग 160। अगला प्रश्न है आपका, आयात पर कर व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। यानी आयात पर जो कर लगाया था, टैक्स लगाया था, उसको क्या कहते हैं, व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई। यानी कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत की नई आर्थिक नीति, ये आ सकता है 1991, या ऐसे पूछा जा सकता है भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1891। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 के कदम क्या थे इसमें, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 3 आयाम इसके, 3 कदम 1991 में हमारे देश ने रखे। यानी वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, आयात कोटा, सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं की संख्या सीमित करना। यानी जो विदेशों से आती हैं वस्तुओं की संख्या, उनको सीमित करना या कम करना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। कौन कौन सी कंपनियां भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बहुत सारे देशों में व्यापार कर रही हैं। जैसे टाटा मोटर्स, ये मोटर गाड़ियों की कंपनियां हैं, ठीक है। दूसरा है इंफोसिस, जी IT के क्षेत्र में। तीसरा है रैनबैक्सी, ये दवाइयाँ, रैनबैक्सी। एशियन पेंट, ये पेंट। और सुंदरम फास्टनर्स, है ना, ये नट बोल्ट बनाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बनाती हैं, इंफोसिस IT के क्षेत्र में, रैनबैक्सी दवाइयों के क्षेत्र में, एशियन पेंट और सुंदरम फास्टनर्स ये नट बोल्ट बनाता है। तो ये सभी टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट और सुंदरम, ये सभी क्या हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम। जैसे क्या होता है, वैश्वीकरण से रोजगार में वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं के समक्ष वस्तुओं के विकल्प होते हैं, ठीक है। और वैश्वीकरण के नकारात्मक, यानी वैश्वीकरण से नकारात्मक यानी हानि क्या है हमें, लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि होती है इससे, और बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं अनिश्चित रोजगार। यानी इसमें देखिए वैश्वीकरण से लाभ हानि पूछे जा सकते हैं। तो लाभ से क्या, लाभ सकारात्मक माने क्या होता है, लाभ, यानी इससे रोजगार की प्राप्ति होती है, उपभोक्ताओं के समक्ष वस्तुओं के विकल्प चुनने की आज़ादी होती है। और वैश्वीकरण से हानि क्या होती है, लघु एवं कुटीर उद्योग नष्ट हो जाते हैं या हानि होती है उनको, बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं अनिश्चित रोजगार। तो ये थे आपके चारों पार्टों के वन लाइनर वाले क्वेश्चन यानी प्रश्न, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए, और भी वीडियो मेरी उसकी गूगल की मेरी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वन लाइनर वाले क्वेश्चन, और राजनीति की वन लाइनर वाले क्वेश्चन मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और ये भी वीडियो को आपको सभी को देख लेना है। ये परीक्षा की दृष्टि से आपकी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। इनमें बहुत सारे प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे,
और वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आने की इसमें से पूरी संभावना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।